खैर, अब यहाँ से रुख करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। हमारे साथ श्री ज्योतिवर्धन जयपुरिया सर मौजूद हैं इस वक्त, फाउंडर एंड एमडी वेलेंटिस एडवाइजर्स के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ये अर्निंग सीजन अपने बिल्कुल मध्य में आ चुका है, बिल्कुल मध्य में आ चुका है और एक इस मोमेंटम को जारी रखने में निफ्टी को 20,000 और बैंक निफ्टी को 46,500 तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। सर, पहले तो मैं आपका विचार जानना चाहूंगा, ये अर्निंग सीजन आपको अब तक लगा कैसा, बोथ फॉर आईटी एंड स्पेशली फॉर बैंक्स? आईटी में कोई डिसाइसिव व्यू बन चुका है आपका? पहले आईटी पे बात करते हैं, जहां एक समय कुछ स्टॉक्स की पोजीशनिंग काफी खराब थी तो बाजार ने उसमें रिवॉर्ड खोजने की कोशिश करी, बट इन्फोसिस ने जो अपने FY24 गाइडेंस के साथ किया छेड़छाड़, और बड़ी जो छेड़छाड़ करी, उसके मायने क्या है? आईटी पर आपका व्यू? तो आईटी पे वीरेंद्र जी, जैसे पिछले 1 साल से मैं बोल रहा हूँ, हम लोग है ना, हम लोग अंडरवेट है, हम लोग के पास आईटी स्टॉक्स है नहीं, क्योंकि उनका पूरा थीम रहा है कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल। स्टॉक्स अभी काफी गिर चुके हैं, अंडर परफॉर्म हो चुके हैं, तो हम लोग के रडार पे आए हैं, पर अभी भी हम लोग 2-3 नेगेटिव न्यूज कुछ आए तो है ना, थोड़ा वैल्यूएशन हो नीचे आए तो फिर लेने की है ना गुंजाइश है, पर अभी तक तो हम लोग आईटी को नहीं लिए हैं थोड़ा भी। अच्छा, आईटी आपकी तरफ से अभी मतलब ज्योतिवर्धन सर से जब मैंने पिछले 3 इंट्रोडक्शन किए उसमें वो हमेशा आईटी को लेकर नेगेटिव रहे हैं, और आज भी इन क्वार्टरली नंबर्स के मध्य में भी उनका व्यू नेगेटिव ही है। सर, बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स देखे आपने, कोटक के देखे, अभी पीएसयू बैंक्स ड्यू हैं, अभी वहाँ नंबर्स नहीं आए हैं, बट प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ने जिस प्रकार के नंबर्स दिए, क्या यहाँ से और हमें मोमेंटम को चेस करने की गुंजाइश ये नंबर्स दे रहे हैं फिर, या फिर आपको लगता है कि नहीं, फॉर द टाइमिंग दैट्स इनफ, ये जो स्ट्रेच है दैट्स इनफ, एक बार के लिए इट्स रीजनेबल फॉर स्पेशली अ स्विंग ट्रेडर, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए? आपका व्यू क्या कहता है HDFC ये बैंक्स पे, प्राइवेट बैंक्स पे? तो हम लोग तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो लॉन्ग टर्म बैंक्स अभी भी अच्छा लग रहा है, पर जो पिछले 1 साल में जो रिटर्न आ गया उससे क्या, जैसे बोलते हैं इजी मनी तो बन गया है, इजी मनी अब नहीं बनेगा, यहाँ से थोड़ा नॉर्मलाइज रिटर्न आएगा। बैंक के नंबर तो अच्छे आएंगे, अर्निंग्स है वो अच्छे आएंगे, पर है ना शेयर प्राइस काफी चल चुका है, तो है ना इजी मनी बन चुका है, यहाँ से भी बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे, पर अब है ना थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, मार्केट के साथ चलेंगे, तो यदि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है तो बैंक्स में भी करेक्शन जरूर आएगा। तो यहाँ पे 2 तथ्य हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर होल्डिंग है तो उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक अप्रैल मई जून से एक रीजनेबल प्रॉफिट आ चुका है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से थे तो इट्स अ डिसेंट लेवल टू बुक योर रीजनेबल प्रॉफिट्स, मतलब सारा नहीं, लेकिन हाँ रीजनेबल प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। सर, इस बार बड़ी कमांडिंग पोजीशन में नजर आ रहा है रियल एस्टेट स्पेस। आज डीएलएफ के नंबर्स हमने देखे, और आप कैनफिन होम्स को देखिए, मतलब मैं दोनों धड़े रख देता हूँ यहाँ पे, तीनों धड़े, इनफैक्ट 2 क्यों, तीनों। पॉलीकैब एट ऑल टाइम हाई, ये जुलाई का महीना इन्हीं को बिलोंग करता है। देन कैनफिन होम्स एट ऑल टाइम हाई, डीएलएफ ऑलमोस्ट आई थिंक ए डेकेड हाई। आपका झुकाव किस पर है इस वक्त? रेट्स ये रियल एस्टेट कंपनियों पे, एंसिलरीज पे, या फिर एचएफसीज पे? हाँ, तो हम लोग को रियल एस्टेट अच्छा लगता है, पर हम लोग खेलते हैं एंसिलरी के थ्रू रियल एस्टेट के, क्योंकि हम लोग का जो पूरा फिलोसफी है उसमें थोड़ा डेट से डर लगता है हम लोग को, डेट कंपनीज में रहते हैं तो थोड़ा सा हम लोग डर जाते हैं, तो इसीलिए जो एंसिलरी कंपनीज है, वायर केबल कंपनीज हो, चाहे सेरेमिक कंपनीज हो, सेरेमिक में काफी है ना एक दूसरा पॉजिटिव अभी आ रहा है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस गिर चुके हैं, उनके गैस है ना सबसे बड़ा उनका रॉ मटेरियल है, गैस के प्राइस पिछले 1 साल में काफी बढ़ चुके थे, पर पिछले 3 महीना में गिरना चालू हो गया है, तो जो मार्जिन का हिट आया था 300 बेसिस पॉइंट का, वो मार्जिन वापस रिवर्सल हो जाएगा अगला 2-3 क्वार्टर में, तो इसलिए वहां पे ना एक मार्जिन का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस जो रियल एस्टेट में ना अच्छी बिक्री हो रही है उसके कारण डिमांड पुल जो है वॉल्यूम बढ़ेंगे, वो भी अच्छा रहेगा, तो इसलिए ज्यादा हम लोग एंसिलरी पे फोकस कर रहे हैं, रियल एस्टेट कंपनी पे नहीं। ओके, एंसिलरीज पे फोकस है, और यही एक कारण है कि सर आप जैसे फंड मैनेजर्स जब फोकस करते हैं एंसिलरी पे, पॉलीकैब, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स जो हैं वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए। सर, ये एक स्पेस जो कि पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से दिक्कत में रहा है बिकॉज ऑफ आई थिंक प्राइस रिट्रेसमेंट्स एंड प्राइस कट्स, दैट्स केमिकल स्पेस, और ये वही स्पेस है जिसने ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड लगभग 1.5 साल में बहुत पैसा बना के दिया है।
और उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि कंपनीज ने अपनी कैपेसिटी एडिशन बहुत हाई की थी, अच्छी की थी, लेकिन अब डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है, चाइना की सप्लाई है। और ऐसे में आपका व्यू केमिकल्स पे क्या कहता है सर? ये जो रीसेंट डिप है लगभग 7, 8, 10, 12% का, उस पर आपकी अप्रोच क्या है? तो केमिकल में हम लोग का 6-8 महीना से व्यू था कि स्टॉक्स काफी महंगे हो चुके हैं। यहाँ पे ग्रोथ है, अगले 3-4 साल में ग्रोथ होएगा, पर जो वैल्यूएशन है वहां पे हम लोग जो मार्जिन फॉर एरर बोलते हैं, मार्जिन फॉर एरर कुछ रहा नहीं था, तो रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। स्टॉक थोड़े गिर चुके हैं, पर अभी भी देखे तो ऐसे कोई ज्यादा गिरे नहीं है, क्योंकि ना बहुत बड़ा रन दिया है ये पिछले 3-4 साल से। तो अभी जैसे आपने कहा, एक तो ग्लोबल स्लो डाउन है, तो सबके ना वॉल्यूम थोड़े ना कम आएंगे जो आशंका थी पहले। और दूसरा है कि चाइना से ना काफी प्राइस प्रेशर है, तो मार्जिन घट जाएंगे। तो यहाँ पे अगले 4-6 महीने में ना मौका मिलेगा एक लॉन्गर टर्म लेने को। और वहाँ लॉन्गर टर्म में हम लोग को दो तरह के थीम अच्छे लगते हैं। एक तो फ्लूरोकेमिकल में जो है वो है ना, फ्लूरोकेमिकल अगले 3-4 साल में काफी अच्छा रहेगा। दूसरा है जो कंपनीज में क्राइम्स है और उनका है ना ग्लोबल मेजर के साथ एकदम सॉलिड टाई अप है, जहाँ पे टेक और पे जैसे अग्रीमेंट है, तो वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा आएगा, वो लेना चाहिए। पर केमिकल्स में अभी कोई जल्दी नहीं है लेने को। अगले 1-2 क्वार्टर में काफी नरमी रहेगी अर्निंग्स में, उस टाइम पे लेना चाहिए जब वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हो जाए। ओके, तो केमिकल्स पे आपने एक बहुत अपना क्लियर स्पष्ट व्यू रखा। सर ये जो इस वक्त हमारा समय अवधि चल रही है, मतलब जुलाई 2023 और उसके बाद जनरल इलेक्शंस 2024, इस टाइम फ्रेम में अगर आप क्रूड के प्राइसेस को देखें, आई मीन 75-80 की ट्रेजेक्ट्री में क्रूड घूमता हुआ, फिर भी ये रीजनेबल पॉइंट है वर्सेस जो हमने लास्ट ईयर देखा था। ऐसे में ओएमसीज पर आपका आउटलुक क्या है सर? आप ओएमसीज में हमने एक बहुत रीजनेबल मूव देखा है पिछले 2-3 महीने में, इनके लॉसेस सारे रिकवर हो चुके हैं। क्या ये एक ये जो लगभग 9 महीने की अवधि है, ये ओएमसीज को चेस करने की सही अवधि है? आपका व्यू क्या कहता है सर? तो देखिए, हम लोग ओएमसीज को जनरली अवॉइड करते हैं, एंड इसलिए अवॉइड करते हैं कि उस वहां पे ना गवर्नमेंट का बहुत भूमिका रहता है। गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाने देवे कि नहीं बढ़ाने देवे, वो हम लोग के लिए फोरकास्ट करना इजी नहीं है। शॉर्ट टर्म वहां पे काफी अच्छा नंबर्स आएंगे, क्योंकि ना मार्केटिंग मार्जिन अच्छे हैं। पर जैसे आपने कहा, अभी इलेक्शन के आसपास फिर है ना वो एंड प्रोडक्ट प्राइस का बढ़ाने नहीं देवे गवर्नमेंट, और यदि क्रूड बढ़ गया तो उस टाइम मार्जिन बहुत प्रेशर में आ जाएगा। तो हम लोग इसलिए जंगल में ही अवॉइड करते हैं कि है ना ये सब गवर्नमेंट कंपनी में अर्निंग्स फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जनरली हम लोग के लिए अवॉइड रहता है ये सेक्टर। अवॉइड ओएमसीज जो है अवॉइड है सर। और कोई कन्विक्शन एरिया जो इस क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद आपकी लिस्ट में या फिर आपकी प्रिफर लिस्ट में अपीयर हुआ हो, जिसको मैं पूछना पाया हूँ सर? तो हम लोग जो नया खरीद कर रहे हैं, जैसे हम लोग आईटी पे और फार्मा पे काफी नेगेटिव थे, फार्मा पे अभी हम लोग ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। फार्मा शेयर्स थोड़ा खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल आ गए हैं। और जो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर देखने मिला, जो यूएस जेनरिक्स में पिछले 5-6 साल में देखे तो दाम गिरे ही जा रहे थे यूएस जेनरिक्स में। अब वो जो है ना प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा सा एक तरह से प्लाटो हो गया, भाव ऊपर नहीं जा रहे पर गिरना बंद हो गया, एक तरह से बहुत मामूली सा ही गिर रहा है। तो है ना ये सब कंपनी को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा कि भाई हर साल है ना लॉस बढ़ते जा रहा था यूएस में, अब लॉस नहीं होएगा, अब शायद थोड़ी है ना ग्रोथ भी आ सकती है वहां पे। तो फार्मा एक सेक्टर है जो हम लोग है ना पिछले 15 महीने से एक तरह से नहीं ले रहे थे, अब पिछले 2-3 महीने में फार्मा लेना चालू कर दिया है। कि फार्मा में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है सर का, और वाकई अप्रैल मई जून में इनफैक्ट इस तेज़ी के शुरू होने से पहले ही, सबसे पहले जिसे कहते हैं ना, आई मीन आप स्विंग की पॉसिबिलिटीज़ या फिर जो संकेत दिए थे वो थे निफ्टी फार्मा। एक बार लेके आइए निफ्टी फार्मा आपकी स्क्रीन पे। 14289 इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, और ये जो मूव था वो शुरू हुआ था, आप समझ लीजिएगा कि अप्रैल फर्स्ट वीक में, और उस वक्त प्राइस था इसका करीब 11,820। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्पेसिस पे, स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।